आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूथ कांग्रेस के आक्षेप से बवाल, ड्रग्स बेचने के आरोप पर तकरार, आकाशदीप संस्था ने खोला मोर्चा। विदिशा में जीतू की हुंकार, भाजपा पर जमकर बरसे पटवारी, कहा नशे में लिए जा रहे हैं फैसले। छत्तीसगढ़ के शख्स से 17 लाख की लूट, खंडवा के हरसूद की घटना, सस्ता सोना के फेर में हुई लूट। विसर्जन के लिए तगड़े इंतजाम, ग्वालियर में विसर्जन वाहन तैनात, हादसे रोकने के प्रबंध का पुख्ता इंतजाम। कॉलेज में अश्लील गाने का वीडियो चलाया, क्लासरूम में चला वीडियो, पीएम श्री कॉलेज का है मामला। रीवा जिले के मऊगंज स्थित पीएम श्री कॉलेज के क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड पर अश्लील भोजपुरी गाने का वीडियो छात्र छात्राओं की मौजूदगी में चलाने का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से छात्राएं असहज उठी। क्लास के भीतर पढ़ाई की जगह भोजपुरी गाने चलाए जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूल कॉलेजों में छात्र छात्रों को बेहतर सुविधाएं देने की मंशा से डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन इनका उपयोग पढ़ाई की बजाय अश्लील वीडियो देखने के लिए किया जा रहा है। ताजा मामला पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज का है, जहां कॉलेज के क्लासरूम में छात्र मौज मनाते दिखे और भोजपुरी फिल्म के अश्लील वीडियो डिजिटल बोर्ड में चलाते हुए नजर आए। क्लासरूम में कई छात्राएं भी बैठी थी, लेकिन बेशर्मी की हदें पार करते हुए छात्र बेखौफ वीडियो देखते रहे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो की पहचान ड्रेस कोड के आधार पर की गई। बाद में जानकारी मिली कि कॉलेज के कुछ छात्रों ने लॉकर तोड़कर प्रोजेक्टर निकाला और फिर उसमें अश्लील वीडियो चलाए। प्राचार्य को अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें महाविद्यालय का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने ड्रेस कोड से अंदाज़ लगाया कि यह शासकीय महाविद्यालय मऊगंज का है और मैंने मऊगंज प्राचार्य से बात किया कि इसमें जो भी संलग्न हैं उनको तत्काल उन पर आवश्यक और अनुशासनात्मक कार्यवाही करके हमको सूचित करें। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी आग्रह करता हूँ सभी प्राचार्यों से, जो लोग इसको सुन रहे हैं, कि आप लोग महाविद्यालय को अनुशासन के ढंग से चलाइए और महाविद्यालय की गरिमा को बनाए रखें। सभी प्राचार्यों को है इस तरह की वीडियो वायरल ना हो भविष्य में, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखा जाएगा। नेपानगर की ग्राम पंचायत बाकड़ी में आंगनवाड़ी भवन जर्जर हालत में पहुंच चुका है। खस्ताहाल छत और दीवारों से टपकते पानी ने बच्चों और कार्यकर्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश में भवन में जल जमाव हो जा रहा है, जिससे आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और बच्चों को बाहर बैठकर काम करने के लिए मजबूर हैं। नेपानगर विधानसभा के ग्राम पंचायत बाकड़ी का आंगनवाड़ी भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 3 में बच्चों और कार्यकर्ताओं को बैठना भी दुभर हो गया है। भवन की छत और दीवारों से प्लास्टर गिर रहा है और बारिश के दिनों में पानी टपकने से जल जमाव हो जाता है। इस वजह से बच्चों को बाहर बैठाना पड़ रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कई बार पंचायत और विभाग को शिकायत दी, लेकिन जिम्मेदारों ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। रोजाना करीब 35 बच्चे यहाँ आते हैं, जो हादसे के डर में समय गुजारते हैं। मेरी आंगनवाड़ी में पानी गलता है, बच्चे कम से कम 30-35 बच्चे आते हैं रोज, उनको बिठाने में परेशानी होती है। सचिव सरपंच को बार बार बोलने के बाद भी कुछ भी नहीं हो पाया। अच्छा, यहाँ पर कितने बच्चे बैठते हैं? 35 से 40 बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, भवन जर्जर है क्या यहाँ पर? जर्जर, हाँ। और पानी गिरता है क्या छत से? हाँ, छत से पानी टपकता है, पूरी आंगनवाड़ी में पानी घुस जाता है, उतना पानी भरा हुआ होता है। अच्छा, इस संबंध में आप किसी वरिष्ठ अधिकारी को बताए थे? हाँ, हमने सुपरवाइजर को बताया था, सचिव साहब को बताया था, सरपंच साहब को बताया था,
तो बोले हो जाएगा, बोले कि अब तो कुछ हुआ नहीं। झांसी के कटेरा थाना क्षेत्र के कस्बा सुरईपुरा में विगत देर शाम एक विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। झांसी के कस्बा सुरईपुरा में 32 वर्षीय सरोज अहिरवार पत्नी साजन अहिरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार साजन अहिरवार बाजार गए हुए थे। लौट कर आने पर उन्होंने पत्नी को फांसी के फंदे पर लटका देखा। परिजनों ने सरोज को झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतिका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष ने गला दबाकर हत्या की है, जबकि सास का कहना है कि घटना के समय वह दिल्ली में थी और घर पर केवल बहू, बेटा और पति मौजूद थे। पति पत्नी के बीच विवाद की बात भी सामने आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपकी बच्ची के साथ क्या घटना घटी? हमारी बच्ची के साथ ये घटना घटी कि उन्होंने उसको फांसी लगा के जान से मार दिया। कटेरा पे आई थी आपकी बच्ची? कटेरा पे आई थी, सुरई मोहल्ला भजन लाल के यहाँ। अच्छा। लड़के का क्या नाम? लड़की का नाम साजन। आपको ये घटना कब पता पड़ी? फोन लगाओ कि तबीयत खराब है जी। 9 बजे जी। बोले जल्दी आ जाओ, सरोज की तबीयत खराब है। हमने बात कराओ, बोले हम बाहर दवाई ले रहे और अभी करा रहे हम बात। फिर इनने बात नहीं कराई। बच्चे ही कतरा है कि हम करा रहे हम तो ऐसे भागे। कोई कारण पता पड़ा आपको? कारण तो कोई पता नहीं चला। आज थाना कटेरा पर वादी श्री कालीचरण अहिरवार जी ने सूचना दिया कि इनकी बेटी सरोज, जिसकी शादी ग्राम सुरईपुरा थाना कटेरा क्षेत्र में विगत 5 वर्ष पहले किया था, आज बच्ची ने दहेज को लेकर के फांसी लगा करके हत्या कर दिया है। इस सूचना पर मुकदमा थाना स्थानीय पर लिखा गया है और मौके पर फील्ड यूनिट पहुंच गई है। आवश्यक कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही है और इनके द्वारा 6 लोगों को नामजद किया गया है, जिसके संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर के जिला अस्पताल मुरार में एक बार फिर मरीज से बदसलूकी का मामला सामने आया है। ईसीजी कराने आई निशा शाह के नाम की युवती से प्रभारी उर्मिला मिश्रा ने बदसलूकी की। पीड़िता रोते हुए सिविल सर्जन के दफ्तर पहुंची, जहां शिकायत दर्ज कर जांच का आश्वासन दिया गया। ग्वालियर के जिला अस्पताल मुरार में मंगलवार को शर्मनाक घटना सामने आई। ईसीजी जांच कराने पहुंची निशा शाह के नाम की युवती के साथ ईसीजी प्रभारी उर्मिला मिश्रा ने अभद्रता कर दी। इस घटना से आहत युवती रोते हुए सीधे सिविल सर्जन के कार्यालय पहुंच गई। यहां अस्पताल के असिस्टेंट मैनेजर डॉक्टर राजेश बिरथरिया ने उसकी लिखित शिकायत ली और मामले की जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी अस्पताल में इस तरह के विवाद सामने आ चुके हैं। फिलहाल शिकायत पर जांच बैठा दी गई है और आगे कार्रवाई की तैयारी है। मैं सैटरडे को शाम को आई थी, डॉक्टर से दिखाने की ब्लड की जांच कराने के लिए बोला था। बारिश की वजह से मैं आगे आज जांच कराने के लिए आई थी। ईसीजी भी करानी वहाँ भी मेहनत थी ना, उन्होंने बहुत बदतमीजी से बात की। पहले जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो उन्होंने बोला मतलब उन्होंने जब मैं स्लीपर कट गई तो मुझे नहीं पता स्लीपर कट के जाना ही नहीं जाना, तो उन्होंने बोला कि बाहर निकल चप्पल उतार कर। तो मैं चली गई। तो जब मेरा नंबर आया, जब मैं दोबारा गई तो जो भी मेरा सामान था, मेरा वॉलेट, मेरा पर्स, तो उन्होंने बोला मैं टेबल पर रख दी थी। तो उन्होंने बोला टेबल पर मत रखो, ज़मीन पर इधर रखो, साइड में रखो, इधर नीचे रखो ज़मीन पर। तो मैंने रख दिया। मैं बेड पर लेट गई तो उन्होंने बोला कि मतलब जो भी ईसीजी की प्रोसेस होती है उसको करने के लिए बोला। इसमें मेरे पास शिकायत आई, एक बच्ची निशा शाह के नाम से आई थी मेरे पास होते हुए कि मुझे ईसीजी में करानी गई थी। वहाँ की सिस्टर उर्मिला मिश्रा द्वारा कुछ अभद्र भाषा में उनका प्रयोग किया गया था, ऐसी शिकायत आई। तो हमने सिस्टर को बुलाकर अपने रूम में समझाइश दी और उस पर आवश्यक कार्रवाई ये थी, सिविल सर्जन को प्रेषित कर दिया कि इनके जाँच करवाकर और आगे कार्रवाई की जा सके। सिस्टर का क्या नाम है और कौन से विभाग में? ईसीजी कक्ष है, अपना ईसीजी होती है जहाँ चेस्ट वगैरह की, उसमें विभाग में इंचार्ज है। नरसिंहपुर में अब ड्रग्स पर सियासत शुरू हो गई है। युवा कांग्रेस ने आशादीप संगठन के संरक्षक पर ड्रग्स अपने व्हाट्सएप पर ड्रग्स बेचने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में संगठन के लोग उतर आए हैं। इस मामले को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने कोतवाली थाना में ज्ञापन सौंपा है।
पदाधिकारियों का कहना है कि आकाशदीप संगठन संरक्षक रुद्रेश तिवारी पर यूथ कांग्रेस व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स बेचने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस आरोप से संगठन के लोगों को आघात पहुंचा है और उन्होंने इस मामले में जांच करवाने और दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की है। यूथ कांग्रेस के ग्रुप में 6 लोग एडमिन हैं, जिसमें उसमें आशादीप संस्था के जो संरक्षक हैं माननीय रुद्रेश तिवारी जी, जो MIMT कॉलेज के चेयरमैन भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इनके राहुल चंदेल नामक युवक ने इनके ऊपर टिप्पणी की है 10:19 पे 10:19 पे टिप्पणी की है और इन्हें ड्रग्स माफिया के संबोधित करा है ग्रुप के माध्यम से। तो ये हम लोग ये चाहते हैं कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई पुलिस करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ग्रुप एडमिनों पे भी 6 ग्रुप एडमिन है उसमें, और कुछ 300-350 लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो मामले की जांच चाहते हैं और दोषी पर कार्रवाई। जी, दोषी पर। विदिशा में कांग्रेस की रैली का माहौल गर्म रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंच से भाजपा और उसके नेताओं पर तीखे प्रहार किए। रैली में कार्यकर्ताओं का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। विदिशा के माधवगंज चौराहे से निकली कांग्रेस की इस रैली में जिले भर से कार्यकर्ता उमड़े। रैली का समापन कोतवाली थाने पर ज्ञापन सौंपने के साथ हुआ। इस मौके पर जीतू पटवारी भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। पटवारी ने कहा, शिवराज सरकार के समय अस्पताल लापरवाही का अड्डा बन गया था, अस्पताल निजी हाथों में सौंप दिए थे। पटवारी ने कहा कि मोहन यादव महाकाल की नगरी से हैं, लेकिन उनके फैसले नशे में लिए हुए लगते हैं। जीतू ने कहा, मोदी जी चीन के साथ समझौता कर भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। कांग्रेस मंच से गालीबाजी की घटना पर पटवारी ने सफाई देते हुए कहा, गाली देने वाला शख्स कांग्रेस का नहीं भाजपा का कार्यकर्ता है। संविधान ने वोट का अधिकार दिया है। जिस तरीके से मैनिपुलेशन हो रहा है लगातार, राहुल गांधी जी ने देश के सामने एक उदाहरण कर्नाटक की लोकसभा का रखा है। ऐसे ही विदिशा जहां हम बैठे हैं, एक तरफ शिवराज सिंह जी बुधनी से 1,46,000 से लोकसभा में जीत गए, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 12,000 पे आ गए। ये मैसेज क्या था? ये मैसेज था कि जिस तरह की चोरी हर जगह हुई वैसी यहाँ भी हुई। ये 8 लाख वोट की जीत लगभग 98% चोरी की जीत है। मैं मानता हूँ कि ये लड़ाई लोकतंत्र में भरोसे की, विश्वास की, संविधान को बचाने की, वोट के अधिकार को बचाने की है। अगर शासन, प्रशासन, चुनाव आयोग एक दल का सहयोग करने लगे तो फिर विश्वास बचेगा कैसे, भरोसा कैसे बचेगा? तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में आयोजन किए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार ये आयोजन हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि वोट की रक्षा करना हर भारतीय नागरिक का दायित्व है और हम निभाएंगे। ये बिहार में इस समय जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ पर्यवेक्षक के रूप में, वहाँ पर 65 लाख वोट काट दिए गए, वोटर्स के नाम काटे गए और उसमें से कईयों को मृत दिखा दिया गया। तो इसी तरह से वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है और उसके बारे में राहुल गांधी जी ने सप्रमाण पूरा महादेवपुरा विधानसभा का कच्चा चिट्ठा सामने लाके रखा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा वोटर्स नकली थे। तो ये उसका पूरा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी का अब चूंकि ये खेल समझ में आ गया है, पकड़ में आ गया है, तो अब कांग्रेस उनको छोड़ेगी नहीं और अब उन्हें वोट चोरी करने देगी नहीं। आप सभी को मालूम है कि राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार मतदान का अधिकार होता है और उसी में नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर के चोरी कराई है। उसके खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हर जिले में जा कर इस बात को रख रहे हैं कि हम सब लोगों को, मतदाताओं को और कांग्रेस पार्टी के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि इनकी चोरी को पकड़ना पड़ेगी। हर जगह हमने देखा है कि जितने मतदाता होने चाहिए उससे ज्यादा वोट जल जाते हैं। इसी को सभी चीजों को लेकर के आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने यहाँ पर विदिशा में रैली की, तो जबरदस्त सफल हुई और वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस सतत अग्रसर रहेगी। सनावद नगर में विराजमान जैन मुनि श्री विश्व सूर्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज के सानिध्य में दशल छठ पर्व में भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। पर्व के छठे दिन प्रातः बड़े मंदिर एवं संत निलय में पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। मुनि साध्य सागर महाराज ने उत्तम संयम धर्म पर प्रवचन देते हुए कहा कि प्राणी रक्षण और इंद्रिय दमन ही संयम है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, नेत्र, कर्ण और मन पर नियंत्रण करना इंद्रिय संयम है। मुनि श्री विश्व सूर्य सागर महाराज ने कहा कि संयम केवल बाहरी व्यवहार को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और शरीर पर पूर्ण अनुशासन स्थापित करने की कला है।
मुनिद्वय के सानिध्य में शाम को सभी जैन मंदिरों में धूप खेवन किया गया। इस अवसर पर सनावद के सभी जैन मंदिरों सहित रमोकार मंदिर, धाम, सिद्धाचल, पोदनपुरम एवं ओमकार बाग मोरटका में सभी समाजजनों ने भक्ति भाव से धूप खेवन कर धूप दशमी का पर्व मनाया। छतरपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम खरका में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खैर लकड़ियों भरा एक पिकअप वाहन पकड़ा है। लकड़ी तस्कर मोटरसाइकिलें और पिकअप छोड़कर भाग निकले। वाहन और लकड़ी को जब्त कर लिया गया है। उपवन मंडल अधिकारी नरेश चंद्र पाटीदार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर डीएफओ सर्वेश सोनवानी के निर्देशन में टीम ने रात्रि में खैर लकड़ी से लदे पिकअप वाहन को जब्त किया। मौके से 3 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं। पाटीदार ने बताया कि अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पकड़े गए वाहनों एवं अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। जब्त खैर लकड़ी की कीमत 4.5 लाख रुपए आंकी गई है। ये हमारे वन परिक्षेत्र छतरपुर के ग्राम खरका का मामला है, जहां पर विगत रात्रि में मुखबिर से सूचना पर वन अमला भी पहुंचा था। हमारे वन मंडलाधिकारी महोदय भी रात्रि गश्ती पर थे, तो वो भी मौके पर पहुंचे थे और लगभग 40 क्विंटल के करीब खेर की लकड़ी जब्ती हुई है उसमें, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य जो है 4 से 4.5 लाख के करीब है। और इसमें इस कार्रवाई में 3 जो है वो मोटरसाइकिल भी हमने जब्त की है और जो आरोपी थे वो अंधेरे का लाभ लेकर रात्रि में चले गए थे। तो जो भी इस प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की जाकर पीवार वगैरह जारी हुई है और आगे उसमें जो भी है इन्वॉल्व है उसमें आरोपी, उन्हें धरपकड़ की जो है वो कोशिश की जा रही है। खंडवा जिले के हरसूद थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति सस्ता सोना खरीदने के चक्कर में 17.5 लाख रुपए की लूट का शिकार हो गया। पुलिस ने मामले को महज 24 घंटे में सुलझा लिया। मामले में पारदी गैंग के 4 आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपियों से लूट की रकम के 14 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। शेष रकम की रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की जांच में खुलासा हुआ कि वारदात पारदी गैंग ने की थी। आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पीड़ित शख्स छत्तीसगढ़ का रायपुर का निवासी है। उनके साथ मारपीट कर लुटेरों ने 17,50,000 रुपए लूट लिए। यह वारदात तोरनिया सोलर प्लांट के पास 31 अगस्त को हुई थी। एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि पारदी गैंग से जुड़े भिलखेड़ी पिपलोद निवासी युवराज उर्फ सेवक राम और बेड़ियाव निवासी शबनम सहित 2 अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से 3 मोबाइल फोन, बैग और लगभग 14 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। देखिए, हरसूद में एक लूट की घटना की परसों रिपोर्ट हुई थी। उस रिपोर्ट में ये आवेदकों ने बताया था कि कुछ व्यक्तियों ने खंडवा के पास उनको बुलाया था और करीब 17-18 लाख रुपए में उनको सोना देने की बात कही थी कि गड़ा हुआ सोना मिला है, वो आप आके ले जाओ। इस पर से रायपुर छत्तीसगढ़ से 4 व्यक्ति यहाँ पे गाड़ी से आए थे और उनके पास लगभग 17 लाख रुपए थे। उस व्यक्ति ने, जो आरोपी हैं, उन्होंने उनको आधे ग्राम के सोने के छोटे टुकड़े भी दिए, जिससे ये पता चल जाए कि ये सही सोना ही दे रहे हैं। और उन्होंने लगभग उनको बताया कि 50 लाख का सोना उनके पास है और हम उसको 15 से 20 लाख में दे देंगे। हरसूद के पास जंगल क्षेत्र में परसों सुबह उनको बुलाया था। डोल 11 के साथ ही गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला शुरू हो जाता है। ग्वालियर जिला प्रशासन ने प्रतिमा विसर्जन को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है। छोटी मूर्तियों के विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा चलित विसर्जन वाहन शहर के चौक चौराहों प्रमुख स्थानों पर तैनात किए जा रहे हैं, तो वहीं बड़ी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए शहर के सागरताल को चिन्हित किया गया है। ग्वालियर के सागरताल में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बड़े गणेश प्रतिमाओं का सुरक्षित विसर्जन होगा। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने शहरवासियों से अपील की है कि जिन घरों में इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है, वहां शुद्ध घर पर ही
जल में प्रतिमाएं विसर्जित करें। साथ ही बड़े गणेश प्रतिमाओं को प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए स्थान पर ही विसर्जित करें ताकि अन्य जल स्रोत और जलीय जीव सुरक्षित रहें। बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर जिले में सभी एसडीएम द्वारा शहरी और ग्रामीण इलाकों में गणेश विसर्जन के लिए स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं। हादसे रोकने विसर्जन स्थलों पर पुलिस और एसडीआरएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में विसर्जन इत्यादि करते हैं। इसके लिए हर वर्ष की भांति नगर निगम कुछ वाहन उपलब्ध कराते हैं जिसमें कि हम लोग घर घर से भी जो छोटी प्रतिमाएं हैं उनको एकत्रित करके और विधिवत उनका विसर्जन करवाते हैं। साथ ही मैं आग्रह करना चाहूँगी ऐसे सभी लोगों ने जिन्होंने अपने घर पर इको फ्रेंडली गणेश स्थापित किए हैं वो हम अपनी एक कह सकते हैं उसको जो उसकी विधि विधान से पूरी पूजन इत्यादि करके उनको हम अपने घर में भी बड़े अच्छे से विसर्जित कर सकते हैं। जहाँ तक बड़ी प्रतिमाओं की बात है तो सागर ताल पर हमारा एक टेम्पररी कुंड तैयार हो रहा है लास्ट ईयर की तरह ही, और वहाँ पर प्रॉपर अप्रोच के साथ में और क्रेन और सब मशीनरी के साथ में हम उसमें विसर्जन कराएंगे। आपके माध्यम से ये ज़रूर अपील करना चाहूँगी कि जो हमारे बड़े नदी तालाब इत्यादि हैं इनमें हम स्पेशली जो पीओपी की प्रतिमाएं हैं ये प्रतिबंधित होती हैं, इनको बिल्कुल भी विसर्जित ना करें क्योंकि वो लंबे समय तक पानी में बनी रहती है और पानी को और पानी की जो जीवन है मतलब जो लाइफ एक्वाटिक लाइफ है उसको बड़ा बुरी तरह से प्रभावित करती है। खबर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के सनावत से है जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। आज दोपहर करीब 1 बजे सिविल अस्पताल में गंभीर रूप से घायल युवक को लाया गया था, जहां ड्यूटी डॉक्टर निशिका गोस्वामी डॉक्टर एएस चौहान ने घायल का परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। बुरहानपुर से इंदौर महाकाल बस का कंडक्टर संतोष कुमार ने बताया कि आज दोपहर 12:30 बजे सनावत से 3 किलोमीटर दूर मोरटका रेलवे स्टेशन के सामने बस के गेट पर खड़ा था युवक अचानक गिर गया। बस के पीछे से तेज रफ्तार अल्टो कार ने युवक को कुचल दिया। अस्पताल लाते हुए उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन यहां डॉक्टरों ने देखा तो उसकी मौत हो गई थी। युवक के परिजनों को फोन लगाया तो उन्होंने युवक का नाम खुशहाल सिंह पिता महिपाल सिंह राजपूत उम्र 21 साल निवासी राशीपुरा बुरहानपुर बताया है। वहीं सिविल अस्पताल सनावत की ड्यूटी डॉक्टर निशिका गोस्वामी ने बताया कि लगभग 1 बजे रोड एक्सीडेंट आया था जिसका परीक्षण करने पर उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके सिर पर गंभीर चोटें थी और पेट पर पहिए के निशान मौजूद थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्च्यूरी भेज दिया गया है। कार्डिए का केस था, करीबन 1 बजे हमारे पास आया था। ब्लॉड डेड था वो और नाक से उसके सिर से कान से बहुत खून जा रहा था। उसके ऊपर पता चला कि गाड़ी चढ़ गई थी तो हमारे पास तो ब्लॉड डेड ही आया था। बाद में पता चला अननोन था वो, बाद में पता चला खुशहाल नाम का 21 वर्ष का बुरहानपुर का था वो। हादसा ये हुआ सर, हमारे को पता ही नहीं है कब वो आया। गेट पे थूकने जा रहा वहाँ से गिर गया तो पीछे अल्टो चल रही थी, अल्टो में से ये अल्टो इसके ऊपर से चली गई। तो ये छोरा क्या कंडक्टरी करता था आपके साथ? अपनी गाड़ी में क्लीनर में हेल्पर था। कहाँ का रहने वाला ये इतना पता है जैसे शाहपुर वहाँ राष्ट्रीपुरा का रहने वाला है। उसकी बहन के घर रह रहा था भी शाहपुर में। शाहपुर में रहता है। हाँ। क्या नाम है इसका? इसका नाम भैयू बोलते हैं बस। कितने टाइम से गाड़ी भी चल रहा था ये? 4 दिन हुए, 4-5 दिन। तो आपकी गाड़ी से ये गिरा, पीछे कोई अल्टो का क्या हुआ था पीछे? हाँ, अल्टो चलेगी वो उसके ऊपर से चली हुई अल्टो कार। तो कार को देखा था कौन सी कार थी वो? नहीं, बाइक वाले ने बताया बोले वो बाइक इसके ऊपर से चली गई। झांसी बस स्टैंड से 1 सितंबर की रात गायब हुए मासूम बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चे की बरामदगी के साथ ही अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। बच्चे को पाकर परिजनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। वहीं एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के तत्परता ने इस पूरे मामले को 48 घंटे में ही सुलझा दिया। झांसी पुलिस की सतर्कता ने एक मासूम की जिंदगी को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला दिया। बस स्टैंड से लापता हुआ 6 साल का बच्चा अपहरण का शिकार हुआ था। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस ने सच्चाई का राजफाश किया और आरोपी को बस स्टैंड के पास आरटीओ ऑफिस के पास से दबोच लिया। आरोपी नीतीश कुमार ने औलाद न होने के कारण बच्चे को पालने की नीयत से उसका अपहरण किया था, लेकिन पुलिस की फुर्ती के आगे उसकी चालाकी ज्यादा देर टिक न सकी। आखिरकार बच्चा सुरक्षित अपने परिवार की गोद में लौट आया और अपहरणकर्ता अब सलाखों के पीछे है। झांसी से अमित राजपूत की खबर।
देखिए, दिनांक 1/9/2025 को जनपद झांसी थाना नवाबाद पुलिस में एक सुमित्रा नामक महिला पत्नी ननकू बरिया जो थाना सफीपुर जिला उन्नाव के रहने वाले हैं, और उन्होंने ये हमें सूचना दिया है कि उनका जो बच्चा है वो झांसी बस स्टैंड से गुम हो गया है, और उनको किसी के ऊपर शक भी थी, लेकिन कंफर्म नहीं था। फिलहाल ये गुजरात से आ रहे थे और झांसी बस स्टैंड से बच्चा 6 साल का जो बच्चा है गुम हो गया है, और तत्काल हम लोगों ने टीम लगाया है और थाना नवाबाद और स्वाट टीम के पुलिस के तत्परता से मात्र 24 घंटे में बच्चे को सकुशल हम लोगों ने बरामद कर लिया है। आज आपके सामने उनके पिताजी को हमने बच्चे को सुपुर्द भी किया है, और फिलहाल पूछताछ के दौरान यही पता चला कि ये जो अभियुक्त है जिन्होंने इसको लेके गया है, नितेश कुमार, थाना बरोर कानपुर देहात जिले के निवासी है। महाराष्ट्र एटीएस ने खंडवा में प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पिस्टल, कारतूस और मैगजीन बरामद किए गए हैं। एटीएस की टीम ने खंडवा पुलिस की मदद से दबिश देकर 4 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। लंबी पूछताछ के बाद 3 युवकों को छोड़ दिया गया, जबकि एक युवक को खंडवा कोतवाली पुलिस ने हथियार सहित पकड़ लिया है। एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार युवक मोहम्मद जलील खिलजी निवासी गुलमोहर कॉलोनी सिमी के स्थानीय मुखिया और भोपाल जेल ब्रेक कांड में मुठभेड़ में मारे गए आतंकी अकील खिलजी का बेटा है। जलील के पास से एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक यहां से पहले भी कई बड़े ऐसे सिमी सदस्य पकड़े गए हैं और कई आतंकी घटनाओं की कड़ियां भी यहीं से जुड़ी रही हैं। यही वजह है कि खुफिया एजेंसियां समय समय पर यहां सक्रिय रहती और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखती हैं। जैसा आप सबको पता है कि खंडवा जिले में अभी गणेश के उत्सव चल रहे हैं, जिसमें अनंत चतुर्दशी का एक बड़ा चल समारोह यहाँ पे होता है। साथ ही ईद मिलादुन नबी का भी 5 सितंबर को बड़ा जुलूस निकलता है। उसको लेके यहाँ पे पूर्व के जितने असामाजिक तत्व हैं या अन्य प्रतिबंधित संगठनों के जो सदस्य रहे हैं उनको हम लोग लगातार निगरानी में रख रहे थे। इसी कड़ी में जब चेकिंग की जा रही थी तो पता चला कि एक सिमी प्रतिबंधित संगठन का पूर्व सदस्य जलील खिलजी जो माल गोदाम क्षेत्र में घासपुरा में है, उसको जब तलाश किया गया और उसकी तलाशी पर से पूछताछ के बाद उसके पास से एक पिस्टल मिली और 7 कार्टेज मिले हैं, मैगजीन थी। पता चला उससे पूछताछ के कि उसने ये पिछले कुछ समय से वेपन अपने पास रखा हुआ है जो देसी है, जो लगता है कि हैंडमेड जो पिस्टल होती है वो उसके पास से बरामद हुई है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।